जब वो घर में दाखिल हुआ तो समीना उसके साथ एक और आदमी को देखकर कुछ घबरा सी गई। उस आदमी को शारिक ने लाउंज में बिठा दिया और कमरे में आकर देर तक समीना से बहस करता रहा। मिलाकर समीना ने उसकी बात मान ली और वो शारिक के साथ लाउंज में आकर कुर्सी पर बैठ गई। शारिक ने अपने साथ आने वाले हेयर ड्रेसर को समझा दिया कि उसे क्या करना है। हेयर ड्रेसर ने फौरन ही काम शुरू कर दिया। 1 घंटे में हेयर ड्रेसर चला गया। लो ये कपड़े पहन कर देखो। शारिक ने थैले में से एक पैंट शर्ट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। समीना कमरे से चली गई। कुछ देर बाद उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। शारिक चंद ने उसकी तरफ देखता रहा, फिर थैले में से एक डिबिया निकाल ली। उसमें पिंसल जितनी जोड़ी नकली मूंछें थी। मूंछों के नीचे एक खास किस्म का गिल्लू लगा हुआ था जिससे मूंछें ऊंट पर सख्ती से चिपक जाती थी। शारिक ने बड़ी एहतियात से उसको ऊंट पर मूंछें चिपकाई और उसे ले जाकर आईने के सामने खड़ा कर दिया। आईने ने अपनी शक्ल देखकर समीना उछल पड़ी। बर्दों की तरह कटे हुए बाल, बारीक मूंछें, पैंट शर्ट। हकीकत तो ये है कि वो खुद भी अपने आप को पहचान नहीं सकी थी। सिर्फ सीने का उबार ऐसा था जो उसके औरत होने की चुगली खा रहा था। लेकिन शारिक ने उसका भी हल सोच लिया। कमीज के नीचे जो पहन रखा है उसे उतार कर दोबारा कमीज पहन लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लाता हूँ, अभी लेकर आया। शारिक कहते वो लाउंज में आ गया। थोड़ी देर बाद जब वो दोबारा कमरे में आया तो समीना उसकी हदायत पर अमल कर चुकी थी। जिसामन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया था। शारिक ने धूप का चश्मा और गोल्फ कैप उसकी तरफ बढ़ा दी। समीना ने ऐनक लगाकर टोपी ओढ़ी तो उसका हुलिया बिल्कुल ही बदल गया था। इस हुलिया में तो उसका बाप भी पहचान नहीं सकता था कि ये उसकी बेटी है। चलो ये सब कुछ उतार कर बाल धो दो। आज रात का खाना हम किसी होटल में खाएंगे, शारिक ने कहा। समीना अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई। नहाते उसे अपने लंबे बाल कट जाने का बेहद अफसोस हुआ था, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद वो घर से निकले। समीना कुछ अजीब सी झिझक महसूस कर रही थी। शारिक ने उसका हाथ पकड़ रखा था। किसी होटल में जाने की बजाय लक्ष्मी चौक का चरगा ना खाया जाए? शारिक बोला। जहाँ चाहो ले चलो, समीना ने जवाब दिया। झिझक के अलावा वो दिल में अजीब सा खौफ भी महसूस कर रही थी। वो एक रिक्शे में बैठकर लक्ष्मी चौक पहुंच गए। बड़ी रौनक थी। वो एक दुकान के सामने एक बेल के गिर्द कुर्सी पर बैठ गए। वहाँ और लोग भी बैठे हुए थे। बाहर लोगों को अपनी तरफ देखते पाकर समीना के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी। 10 मिनट बाद वेटर ने रोगनी नान और चरका उनकी मेज पर सजा दिया। समीना पर अजीब सी वहशत तारी थी। वो जिंदगी में पहली मर्तबा इस तरह किसी पब्लिक मुकाम पर खाना खाने के लिए बैठी थी। अभी उन्होंने चंद लुकमा ही लिए थे कि निस्बत रोड की तरफ से फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। यूं लगता था जैसे वहां महाज खुल गया हो। बड़ी जबरदस्त फायरिंग हो रही थी और कुछ ही देर बाद यह पता चल गया कि पुलिस ने निस्बत रोड पर माजा गुजर के मुनीशियात के अड्डे पर छापा मारा था। मुनीशियात फरोशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी थी। शारिक की होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने समीना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खौफ के साए नजर आ रहे थे। डरो नहीं, आराम से खाना खाओ, शारिक ने सरगोशी की। लोग निस्बत रोड की तरफ देख रहे थे। उस फायरिंग से लक्ष्मी चौक की रौनक में कोई फर्क नहीं आया था। शारिक समीना से सरगोशियां तरता हुआ इत्मीनान से खाता रहा। फायरिंग में शिद्दत आ गई। निस्बत रोड वैरान हो चुका था। जिस जगह फायरिंग हो रही थी वहां से लक्ष्मी चौक ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर बाद फायरिंग के असरात वहां भी नजर आने लगे। पहले निस्बत रोड वाली साइड पर चौक की दुकानें बंद होने लगी। फलों वगैरह के ठेले गायब हो गए। ट्रैफिक बंद होने लगा और फिर उस तरफ का इलाका भी खाली होने लगा। तीखे तवाब वाली दुकानों के सामने खुली जगह पर बैठे हुए ग्राहक उठ उठकर जाने लगे। कुछ ही देर बाद पुलिस के सायरन की आवाजें भी सुनाई देने लगी। शारिक ने गर्दन उठाकर देखा। पुलिस के 2 ट्रक बड़ी तेज रफ्तारी से मैगलोर रोड की तरफ से आ रहे थे। शारिक को जमीन में देर न लगी कि आने वाली इस पुलिस का ताल्लुक थाना गोजर सिंह से था, जिन्हें गालिबन मदद के लिए तलब किया गया था। पुलिस के 2 ट्रक निस्बत रोड की तरफ मुड़े थे कि एक अचानक खौफनाक धमाका हुआ। ये धमाका उस तरफ हुआ था जहाँ फायरिंग हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते लक्ष्मी चौक का पूरा इलाका वीरान हो गया। ज्यादातर लोग एबट रोड की तरफ दौड़ पड़े। मेरा ख्याल है यहाँ रुकना खतरनाक होगा। शारिक समीना की तरफ देखते हुए बोला। महाज फैल रहा है। मुमकिन है कोई देर बाद ये इलाका भी मैदान जंग बन जाए। इससे पहले कि कोई गोरी हमारे आसपास आकर गिरे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। समीना पहले ही खौफजदा थी। उसने हाथ में पकड़ा हुआ नवाला भी प्लेट में रख दिया और एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसने नैपकिन उठाकर हाथ पूंछे और इधर उधर देखने लगी। पूरा इलाका वीरान हो चुका था। होटलों के सामने बिछी हुई तमाम मेजें खाली हो चुकी थी। शारिक ने वेटर को बुलाकर बिल दिया और समीना का हाथ पकड़कर बाईं तरफ चलने लगा। समीना ने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। शारिक ओले ओले उसका हाथ दबा रहा था और समीना अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस कर रही थी। उस रात जब शारिक उसे मासी मेरा के यहाँ से लेकर घर आया था तो समीना के दिल में एक अजीब सा खौफ जागृति हो गया था। उससे पहले कई मरतबा वो शारिक के साथ अकेली रही थी। फैसलाबाद में उसके मकान में शारिक कई रोज उसके घर में रहा था।
ये खौफ उन दिनों ने उसके दिल में उभरा था मगर कुछ नहीं हुआ था। शारिक ने उसे छुआ तक नहीं था और समीना उसकी शराफत की कायल हो गई थी। लेकिन इस रात शाम नगर वाले मकान में दाखिल होते वक्त एक अनजाने खौफ ने उसके दिलो दिमाग को लपेट में ले लिया था। यह मकान किसी वैराने में नहीं था, गुंजान आबादी में था। मकान एक दूसरे के साथ साथ थे। ऊंची आवाज में बोलने की आवाजें भी पड़ोस के मकानों में या गली में सुनी जा सकती थी। शारिक की किसी किस्म की ज्यादती करने पर समीना चीखती तो उसकी आवाज सुनकर कई लोग जमा हो सकते थे। उस रात समीना को नींद नहीं आ सकी थी। न जाने क्या बात थी कि उसके दिल में अजीबो गरीब से ख्यालात आ रहे थे। पहले वो अपने माँ बाप के बारे में सोचती रही। उसे टैक्सी पर एक अजनबी आदमी के साथ कालूवी से निकलते देखकर उसके बाप के चेहरे पर जो तासरात उभरे थे वो जिंदगी भर नहीं भुला सकती थी। और फिर उसके बाप ने किस तरह मोटरसाइकिल पर उसका पीछा किया था। एक दो मरतबा वो टैक्सी के बराबर भी पहुंच गया था और चीख कर कुछ कहा भी था, लेकिन समीना ने अपने कान बंद कर लिए थे। टैक्सी ड्राइवर बड़ा होशियार आदमी था। उसने समीना के बाप को डाई देकर कुछ ही देर बाद उन्हें दाता दरबार के सामने पहुंचा दिया था, जहां से नो नकन उसे दूसरी टैक्सी पर बिठा दिया था। वो चश्मे तसव्वुर से देर तक अपने माँ बाप और भाई के चेहरे देखती रही। फिर उसने बड़ी मुश्किल से इन ख्यालात को जहन से झटका था और वो एक बार फिर इशारे के बारे में सोचने लगी थी। उस इशारे से कभी इतना खौफ महसूस नहीं हुआ था जितना वो इस रात महसूस कर रही थी। वो कमरे में अकेली थी, मदम नीलगो रोशनी से माहौल में अजीब सी पुरस्रारियत सी आ गई थी। वो बिस्तर पर लेटी कभी दीवारों को घूरने लगती और कभी छत को। अजीब से ख्यालात उसके जहन में आ रहे थे। ये अनजाना सा खौफ जहन पर दारी होने के बावजूद उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। पूरे घर पर सन्नाटा था। माहौल खामोशी में डूबा हुआ था। किसी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था। एक एक लम्हा सदियों पर भारी महसूस हो रहा था। उसने एक दो मरतबा खुले हुए दरवाजे की तरफ देखा। उसके ख्याल में शारिक भी गहरी नींद सो चुका था। एक दो मरतबा समीना के जहन में ये ख्याल आया था कि वो इस मौके से फायदा उठाते हुए खामोशी से इस मकान से निकलकर अपने माँ बाप के घर चली जाए। चुबुर्जी क्वार्टर वहां से ज्यादा दूर नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा 10 मील का फासला होगा और वो पैदल ही वहां तक जा सकती थी। इसी ख्याल के तहत वो एक मरतबा गैर इरादी तौर पर बिस्तर से उठी भी थी, लेकिन फिर लेट गई। उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसके माँ बाप उसे कभी भी कबूल नहीं करेंगे। उसने अपने माँ बाप को जिस तरह जलील और रुसवा किया था वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। और दूसरे रोज अखबारात में जो खबरें शाये हुई थी उसे तो रही सही कसर भी पूरी हो गई थी। ऐसी सूरत में उसके माँ बापों से कभी कबूल नहीं करेंगे, बल्कि ज्यादा इम्कान तो इस बात का था कि उसका गला घोंटकर उसे हलाक कर दिया जाएगा। रात का आखिरी पहर था। खामोशी और सन्नाटे में दफातन हल्की सी आवाज सुनकर वो चौंक गई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई चीज चिरचिराई हो। वो जोर से आवाज सुनने की कोशिश करने लगी और थोड़ी देर बाद आवाज फिर सुनाई दी। इस मर्तबा उसे समझने में देर न लगी कि वो चारपाई के चिरचिराने की आवाज थी। शायद शारिक ने भी चारपाई पर करवट बदली थी। फिर दफातन उसके जहन में एक और ख्याल उभरा। शायद शारिक भी उसकी तरह जाग रहा था। एक मर्तबा उसके जहन में ख्याल आया कि उठकर शारिक के पास चली जाए, लेकिन फिर इस ख्याल को उसने सख्ती से जहन से झटक दिया और फिर यह सोचने लगी कि क्यों न उठकर दरवाजा बंद कर दिया जाए। वो अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी। पहले तो वो उठकर शारिक के पास जाना चाहती थी और अब कमरे का दरवाजा बंद करने के बारे में सोच रही थी। हकीकत यह थी कि हालात ने उसका जहन मऊफ कर रखा था। सोचने समझने की तमाम सलाहियतें सल्ब होकर रह गई थी और वो कोई फैसला करने के काबिल नहीं रही थी। दफातन चारपाई के चिरचिराने की आवाज सुनकर वो एक बार फिर चौंक गई। इस मर्तबा उसे समझने में देर न लगी कि शारिक जाग रहा था और बार बार करवटें बदल रहा था, जिसे बाढ़ की चलंगा सी चारपाई चिरचिरा रही थी। उसके फौरन ही बाद बहुत हल्की हल्की ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई दबे कदमों चलने की कोशिश कर रहा हो। समीना के दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसकी नजरें खुले हुए दरवाजे पर मरकूज थी। चंद ही सेकंड बाद दरवाजे पर एक इंसानी हिवला दिखाई दिया। सामने तो उसके चेहरे पर नाइट बल्ब की नीलको रोशनी पड़ रही थी, जबकि पास मंदिर में गहरी तारीकी थी। उसका हिवला बड़ा पुरस्रार लग रहा था। समीना को उस हिवले को पहचानने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो शारिक था। समीना की दिल की धड़कन तेज हो गई। वो शारिक को देखकर एक झटके से उठकर बैठती। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? समीना ने उससे घूरा। उसके लहरे में हल्की सी कपकपाहट थी। गलत मत समझो, शारिक ने जवाब दिया। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि तुम सो रही हो या जाग रही हो। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तुम भी जाग रही हो, क्यों ना बातों में कुछ वक्त गुजार लिया जाए। वो पलंग की पट्टी पर बैठ गया। समीना के दिल की धड़कन कुछ और तेज हो गई। रात का पिछला पहर वो दोनों अकेले थे। वो शारिक के रहम करम पर थी और वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर बेबस महसूस कर रही थी। और ये उसकी बेबसी थी कि उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। तुम रो रही हो? शारिक ने करीब सिरक कर उसका हाथ पकड़ दिया।
शारिक उसे सूरत-ए-हाल समझाने की कोशिश करते हुए तसल्लियां दे रहा था, उसे हालात से समझौता करने का मशवरा दे रहा था। फिर उसने समीना के कंधे पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींच लिया। समीना उसकी आगोश में गिर गई। शारिक की जबान के साथ उसके हाथ भी चलते रहे। समीना की देन पर एक अनजाना सा खौफ तो था, लेकिन अब वो अपने आप में एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रही थी। एक सनसनी थी जिसने उसके दिलो दिमाग और पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया था। और फिर वो छो गया जिससे वो अब तक बचने की कोशिश करती रही थी। फैसलाबाद में लारी अड्डे के मोटर मैकेनिक यूसुफ ने इसी चीज के उसूल के लिए उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। शारिक और नोना का वो पता चला तो उन्होंने यूसुफ को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। शारिक के बारे में समीना का अब तक यही ख्याल था कि कातिल और दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस होने के बावजूद औरत के मामले में उसने शराफत का दामन अभी तक हाथ से नहीं छोड़ा था। यूसुफ ने मैली नजरों से उसकी तरफ देखा तो शारिक ने दो नकर की मदद से उसे कत्ल कर दिया, लेकिन अब उसकी शराफत का सारा बरम खुल गया था। सुबह जब समीना की आंख खुली तो उसने अपने आप को अजीब सूरत-ए-हाल से दो चार पाया था। उसकी आंखों में वहशत उमड़ आई थी। वो अजीब सी नजरों से कभी अपने आप को और कभी शारिक को देखती रही जो गहरी नींद सो रहा था। समीना की आंखों में बेइख्तियार आंसू उमड़ आए। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो ये सोचे बगैर ना रह सकी कि शारिक शायद इसी दिन के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। उसने किस तरह अपनी शराफत का सिक्का जमाया था और फिर आखिर भूखा मिलते ही उसने शराफत का लिबादा उतार फेंका था और अपने असन रोक दो उसके सामने आ गया था। समीना खूंदख्वार नजरों से शारिक की तरफ देख रही थी जो गहरी नींद में था। उसका दिल चाहा कि शारिक को सोते ही मैं कत्ल कर दे और यहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर उसके ज़हन में ये ख्याल उभरा कि भाग कर जाएगी कहाँ। उसके माँ बाप का घर अब उसका घर में ही रहा था। वो कहीं और भी नहीं जा सकती थी और पुलिस उसकी तलाश में थी। उसके लिए कोई जाए फना नहीं थी। वो यहाँ से निकलकर जहाँ भी जाएगी उसके साथ यही सब कुछ तो होगा। उसे हर जगह माले गनीमती समझा जाएगा। दूसरों के हाथों खिलौना बनने से तो बेहतर यही था कि वो शारिक ही की पनाह में रहे। इस बात को 4-5 रोज गुजर गए। उसका ख्याल था कि बदरम बरारी के बाद उसमें शारिक की दिलचस्पी कम हो जाएगी। खिलौने से दिलचस्पी उस वक्त तक ही रहती है जब तक वो पूंछ से दूर रहता है, और जब खिलौना हाथ आ जाए तो उससे खेलने के बाद दिलचस्पी कम हो जाती है और फिर बतदरीज उसका ख्याल भी जहन से निकल जाता है। शारिक के बारे में भी उसका यही ख्याल था कि रफ्ता रफ्ता उसकी दिलचस्पी कम होती चली जाएगी, लेकिन समीना ने तय कर लिया था कि अब वो शारिक को अपने हाथ से नहीं निकलने देगी। आज वो कई रोज बाद शारिक के साथ अफेयर से निकली थी। शारिक ने दरअसल उसका उरिया बदल दिया था, लेकिन उसके दिल में हल्का सा खौफ अब भी मौजूद था कि कोई उसे पहचान ना ले। मौजूदा हुलिया में वो बज़ाहिर एक खूबरू लड़का लग रही थी, लेकिन आवाज के अलावा नुस्वानियत के आसार अब भी किसी हद तक नजर आ रहे थे। उसने बहरहाल ये तय कर लिया था कि उसे इस हुलिया में रहना है तो उसे इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। समीना को अंदाजा नहीं था कि शारिक उसे लक्ष्मी चौक क्यों लेकर आया था। महज कुछ खिलाने के लिए या उसका कोई और मकसद भी था। इत्तेफाक से निस्बत रोड से फायरिंग शुरू हो गई और उन्हें वहां से उड़ना पड़ा था और अब शारिक उसका हाथ पकड़े हुए चल रहा था। वो बार बार हो रहे समीना का हाथ दबा रहा था। समीना इस वक्त भी अपने आप में कुछ अजीब सी कैफियत महसूस कर रही थी। उसने शारिक से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वो बैडन रोड पर मुड़ गए। फायरिंग की आवाजें वहां तक भी आ रही थी, लेकिन यहाँ किसी किस्म की अफरा तफरी नहीं थी। तमाम दुकानें खुली हुई थी और लोग अपने कारोबार में मसरूफ थे। बैडन रोड ज्यादा पुशादा सड़क नहीं थी। दोनों तरफ दुकानें और उनके ऊपर रिहायशी मकान थे। बाजार में अच्छी खासी गहमा गहमी थी। जगह जगह ठेले खड़े थे और दुकानदारों ने भी अपना सामान दुकानों के सामने फुटपाथ पर ढेर कर रखा था, जिससे रास्ता तंग हो गया था और पैदल चलने वालों को खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। वो बैडन रोड से निकलकर माल रोड पर आ गए। पुर रौनक होने के बावजूद ये इलाका पुरसुकून था। यहाँ ना तो लक्ष्मी चौक की तरह खाहू थी और ना ये अफरा तफरी दिखाई देती थी। वो दोनों कुछ देर कुशादा फुटपाथ के साथ रेलिंग के करीब खड़े रहे, फिर सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए। शारिक का रुख लार्ड की तरफ था। बड़ा पुरसुकून और ख्वाबनाक माहौल था उस रेस्टोरेंट का। मदम रोशनी और मौसीकी की हल्की लहरों ने माहौल को खासा पुरअसरार सा बना भी रहा था। हाल में अंदर बहुत से लोग बैठे हुए थे, लेकिन किसी की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। औरतें भी थी और मर्द भी, लेकिन उनकी सरगोशियों की आवाज अपनी बेज की हद तक ही महदूद थी। वो दो कोई देर दरवाजे में दाखिल होकर वहीं खड़े इधर उधर देख रहे। समीना अब अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस कर रही थी। वो पढ़ी लिखी थी, अच्छे घराने से ताल्लुक था, अच्छे लोगों में उठना बैठना था, लेकिन ऐसे माहौल में कभी नहीं आई थी। घरों में पार्टियां होती रहती थी, सिर्फ इसी हद तक आजादी भी हासिल थी, लेकिन इस तरह किसी होटल में या रेस्टोरेंट में जाने का उनके यहाँ कोई तसव्वुर नहीं था। वो दोनों इधर उधर देख रहे थे।
इतने में एक बावर्दी वेटर उनके करीब आ गया। इस तरफ तशरीफ लाइए जनाब, वेटर ने एक तरफ इशारा किया। वो दोनों वेटर की रहनुमाई में बेतों के गिर्द चकराते हुए खाली मेज पर पहुंच गए। वेटर उन्हें मेज के करीब छोड़कर चला गया था। वो दोनों आमने सामने की कुर्सियों पर बैठ गए। खाना तो ढंग से खा नहीं सके थे, अब कुछ मंगवा लिया जाए, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। खाने को तो अब बिल्कुल तबीयत नहीं चाह रही, समीना ने कहा। तो फिर मेरा ख्याल है काफी मंगवा लेते हैं, शारिक बोला। कुछ ही देर बाद वेटर जब मेन्यू लेकर आया तो शारिक ने मेन्यू लेने की बजाय उसे काफी का ऑर्डर दे दिया। समीना मुतजस्सिस दिगाहों से इधर उधर देख रही थी। उनके साथ वाली बेस पर एक नौजवान लड़की और एक मर्द बैठा हुआ था। लड़की खासी हसीन थी। कटे हुए बाल और फैशनेबल लिबास से जाहिर होता था कि उसका ताल्लुक किसी बड़े घराने से है, और जाहिर इस किस्म के रेस्टोरेंटों में बड़े घरानों के लोग ही आ सकते थे। उसका साथ ही मर्द अधेड़ उम्र था, शक्ल सूरत भी कुछ ऐसी ही थी। वो दोनों जिस अंदाज में आगे झुके हुए गुफ्तगू कर रहे थे, उससे समीना को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उनमें कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जिससे वो दोनों खुलकर अपनों का सामना कर सकती हूँ। कुछ देर बाद वेटर ने उनकी बेद पर काफी लाकर रख दी। वो दोनों खामोशी से काफी पीने लगे। समीना के ख्याल में उसके पास कहने को कुछ नहीं था। जब वो लाड से बाहर निकले तो 11 बजने वाले थे। वहां की रौनक में भी कोई फर्क नहीं आया था, खासी चहल पहल थी। शारिक समीना का हाथ पकड़े टहलता हुआ रीगल चौक पर आ गया। समीना कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। एक उलझन थी और ये उलझन उस लिबास की वजह से थी जो शारिक ने उसे पहनाया था। लिबास बदल लेने से उसकी फितरत तो नहीं बदल गई थी, वो थी तो औरत थी। उसके अंदाज में झिझक नुमाया थी। सामने से दो आदमियों को आते देखकर उसने गैर इरादी तौर पर शारिक के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद शारिक ने दोबारा उसका हाथ पकड़ दिया। वो कुछ देर तक रीगल चौक पर खड़े रहे और फिर शारिक ने एक टैक्सी रोक ली। उसने पिछली सीट का दरवाजा खोलकर पहले समीना को अंदर बैठने का मौका दिया और फिर खुद उसके साथ ही बैठकर दरवाजा बंद कर दिया। कहाँ चलना है जी? ड्राइवर ने सामने लगे हुए बैक व्यू मिरर में देखते हुए पूछा। बदंग शारिक ने मुचस्सर सा जवाब दिया। टैक्सी हरकत में आ गई और बाल रोड से निकलकर मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी। शारिक समीना के साथ चिपका बैठा था। समीना सिरक कर दूसरी तरफ हट गई। शारिक के होंठों पर खबीज सी मुस्कुराहट आ गई। वो समीना की झिझक को समझ गया था। बदन चौक पर उन्होंने टैक्सी छोड़ दी और सड़क पार करके पैदल ही तवीले वाली गली की तरफ चलने लगे। चौकपुर रौनक थी। टिक्के, कबाब, कोल्ड ड्रिंक्स, पान, सिगरेट की दुकानें और रेस्टोरेंट खुले हुए थे। अलबत्ता गलियों की तरफ सन्नाटा था। इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त थी। शारिक जब उस गली में मुड़ा तो समीना किसी कदर झिझकी थी। उस गली में ज्यादातर वर्कशॉप्स थे जो बंद थे। गली में दोनों तरफ मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों के ढांचे पड़े हुए थे। समीना इधर उधर देखती हुई खामोशी से उसके साथ चलती रही और जब शारिक एक बड़े फाटक में दाखिल हुआ तो समीना के दिल की धड़कन एकदम ही तेज हो गई। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? उसने उई हुई नजरों से शारिक की तरफ देखा। डरने की जरूरत नहीं, आ जाओ, शारिक ने कहा। फाटक के अंदर बहुत बड़ा अहाता था। बहुत से तांगे खड़े थे और कई घोड़े भी बंधे हुए थे। घोड़ों की लीर की बू से समीना का दिमाग फटा जा रहा था। उसने एक हाथ दाग पर रख लिया। वह तौअन व कर हमें शारिक के साथ बढ़ती रही। अभी वो चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि एक आदमी अचानक ही तांगों की आड़ से निकलकर सामने आ गया। शायद उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसने शारिक को पहचान लिया। उसे इशारे को सलाम किया और समीना की तरफ देखता हुआ तांगों के पीछे गायब हो गया। समीना रुक गई थी। उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ उभर आया था। सुनसान गली, तांगों का तवीला और एक आदमी का पुरस्रार तौर पर सामने आना और शारिक को सलाम करके गायब हो जाना। शारिक उसे यहाँ क्यों लाया था? ये सवाल बार बार समीना के जहन में सर उठा रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि यहाँ से भाग जाए। वो गैर इरादी तौर पर रुक गई और खौफजदा सी नजरों से इधर उधर देखने लगी। शारिक 2-3 कदम आगे जा चुका था। उसने फौरन ही महसूस किया कि समीना पीछे रह गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर उसके करीब आकर हाथ पकड़ लिया। वही बार फिर आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान एक और आदमी सामने से आकर उनके करीब से गुजर गया। उसने चादर की बुक्कल मार रखी थी। वो आदमी उनकी तरफ देखता हुआ खामोशी से उनके करीब से गुजर गया। सामने किसी जगह बांस के पोल के साथ 100 वाट का बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी आते का अंधेरा दूर करने के लिए कतीम नाकाफी थी, लेकिन बहरहाल उस मुर्दा सी रोशनी में रास्ता देखा जा सकता था। समीना का खूब बढ़ता जा रहा था। ये माहौल ही ऐसा था कि यहाँ आने वाला कोई भी अजनबी खौफ के बगैर नहीं रह सकता था। समीना को एक भारतीय फिल्म याद आ गई थी। उसने तकरीबन 1 साल पहले देखी थी। वो छुट्टियों पर लाहौर आई हुई थी और रात का ज्यादा वक्त VCR पर फिल्में देखते हुए गुजारती थी। वो फिल्म भी उसका भाई लेकर आया था। भारत के सबसे बड़े शहर मुंबई के पसे मंदिर में बनाई जाने वाली ये फिल्म दरअसल मुंबई की वेरे जमीन दुनिया की कहानी थी। एक जराइम पेशा गिरोह से जो मुंशियात की स्मगलिंग के अलावा जुए की अड्डे भी चलाता था। बिल्कुल ऐसा ही मंदिर था। तांगों का तबीला और उसके अंदर मुनशियात और जुए का अड्डा। उस फिल्म में पुलिस ने उस अड्डे पर छापा मारा
उस अड्डे पर मौजूद हर शख्स पुलिस के सामने एक चट्टान बन गया था। ये बिल्कुल ही वैसी जगह थी